चलिए इधर ध्यान दीजिए। अब हमारा आज का अगला पार्ट है दैट इज डेफिनेट इंटीग्रल। जैसे कि मैंने आपको बताया था सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है यही वाला इंटीग्रल इस्तेमाल होता है, डेफिनेट इंटीग्रल सबसे ज़्यादा यही यूज़ में आता है ना। तो इसको अच्छे से समझना है। पहला स्टेप बेसिक फॉर्मूले तो वही है जो पिछले थे इंटीग्रेशन के, जो इनडेफिनेट इंटीग्रल के फॉर्मूले थे वही लगने वाले हैं, बस इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आता बल्कि यहाँ पर लिमिट्स आते हैं। जैसे कि आपको याद है हम लोग ने इंटीग्रेशन का मतलब समझा था। इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि कोई चीज़ को जमा करना, जमा करते करते बढ़ाते चले जाना, या अपनी सादी भाषा में बोलेंगे इंक्रीज़ करना। अब आप कहाँ तक इंक्रीज़ करेंगे, अगर इसकी कोई लिमिट असाइन नहीं की गई है तो उसे बोलते हैं आप इनडेफिनेट इंटीग्रल। मगर आप उसको लिमिट असाइन करते थे भैया यहाँ से यहाँ तक के, तो उसको क्या बोलेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल। तो डेफिनेट इंटीग्रल में पक्के तौर पे क्या रहेगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई लिमिट असाइन की रहेगी, है ना। अब ऐसा है कि ठीक है, मान लो मेरे पास कोई एक फंक्शन है एफ डैश ऑफ एक्स करके, ठीक है। अब मैं उसका इंटीग्रेशन लेता हूं। इंटीग्रेशन लेने के बाद वो बन जाता है एफ डैश ऑफ एक्स, क्या बन जाता है, एफ ऑफ एक्स बन जाता है, मान लो ऐसा, या फिर हाँ ठीक है चलो, तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या बन गया, एफ ऑफ एक्स बन गया। मान लो उसे आपने इंटीग्रेट किए थे विद इन द लिमिट्स ए टू बी। तो अब मुझे पहले इंटीग्रेट करूंगा, जो बेसिक फॉर्मूला वो लगाऊंगा, स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसा लिमिट्स को लिखूंगा मैं, लोअर लिमिट अपर लिमिट। फिर बाद में आप क्या करते हैं, एक्स की जगह वो अपर लिमिट डालते हैं, माइनस करते हैं एक्स की जगह फिर लोअर लिमिट डालते हैं, है ना। अब ये इस तरह से समझने में थोड़ा सा मुश्किल जाता है, ये मैथमेटिकल लैंग्वेज है, थोड़ा ये समझने में मुश्किल जाता है। आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई ख़ास बात नहीं। आप ऐसा समझो एफ डैश ऑफ एक्स कोई तो भी इक्वेशन है जो एक्स में है, इंटीग्रेशन लिए बाद वो क्या बन गया, एफ ऑफ एक्स बन गया। यानी इक्वेशन है, थोड़ा सा बदलाव आ गया मगर अभी भी काय का है, एक्स का है। अब बाद में क्या किए, एक्स की जगह अपर लिमिट, बाद में एक्स की जगह लोअर लिमिट। अब ये चीज़ थोड़ा सा समझने में मुश्किल जाती है तो फॉर्मूले से समझेंगे, ठीक है। अब देखो, जैसे कि मैं बोलूँगा बेसिक वाला फॉर्मूला याद है तुमको, हाँ जी बोले याद है, सबसे पहला वाला इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, है ना। तो पिछली बार इसमें लिमिट नहीं था, इस बार मैं लिमिट असाइन कर रहा हूँ। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होगा, फिर आप लिमिट्स असाइन करेंगे उसको ए टू बी, फिर उसके बाद एक्स की जगह अपर लिमिट यानी कि बी, माइनस एक्स की जगह लोअर लिमिट यानी कि ए, बस डाल देना है एक्स की जगह आप। और ये इस तरह से डेफिनेट इंटीग्रल हो गया, डेफिनेट, है ना। वंस अगेन, अगर मेरे पास कोई मान लो इस तरह से एक इक्वेशन है c इंटू डी एक्स, लिमिट्स ए टू बी, c इंटू डी एक्स लिमिट्स ए टू बी। c क्या है बेटा, यहाँ पर कांस्टेंट है। कांस्टेंट अगर कोई मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में हो तो उसका इंटीग्रेशन नहीं होता, उसे करते बाजू में। फोकस करेंगे सिर्फ dx पर। हमको मालूम है dx का इंटीग्रेशन क्या होता, x, फिर लिमिट्स आ जाएंगे a टू b, फिर x की जगह b माइनस a। तो इस तरह से आपका ये है ना सेकेंड वाला फॉर्मूला इस तरह से आएगा। चलो फिर तीसरा फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू पावर n इंटू डी एक्स, लिमिट्स आर फ्रॉम a टू b। क्या फॉर्मूला रहेगा, x रेज़ टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, लिमिट्स आ जाएंगे a टू b। आप चाहे तो ये जो नीचे का n प्लस 1 नंबर है उसको साइड में करो, चलो ठीक है, उसको साइड में कर दिया मैंने, 1 अपॉन n प्लस 1। अब x की जगह अपर लिमिट यानी कि b रेज़ टू पावर n प्लस 1, माइनस x की जगह लोअर लिमिट यानी a रेज़ टू पावर n प्लस 1। आया समझ में, कुछ खास नहीं था, फॉर्मूला वही पुराना वाला लगाया अपन ने, x की जगह फिर b डाले और x की जगह बाद में a डाल दिए, है ना। अब इसके कुछ एग्जांपल्स ले लें ताकि समझ में आए कि ये कैसे इस्तेमाल होता है। मान लो मुझसे कहा गया 1 to 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ, है ना। अब देखो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्या होगा भैया, एक से बढ़ रहा ना, एक्स क्यूब अपॉन 3,
लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक आ जाएंगे, 1 to 2। 1/3 को करो साइड में, तो 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। 1/3 गया साइड में, 2 का क्यूब 8 माइनस 1 यानी कि 7/3। आया समझ में? एक और एग्जाम्पल लेंगे, आप बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू पावर 3 dx 0 to 3। चलिए बताइए, करो सॉल्व, बताओ मुझे आंसर क्या रहेगा इसका। इब्राहिम ये क्वेश्चन पेपर बहुत फास्ट रहता है, ये नीट का, इतना स्लो चल के फ़ायदा नहीं होगा, पीछे रह जाएगा, भागना पड़ेगा यहाँ पे। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा, बोल बेटा। वेरी गुड। सबसे पहले तो होगा ये एक्स रेज़ टू पावर 4/4, फिर लिमिट्स आ जाएंगे 0 to 3, समझा। अब क्या करो, 4 को करो साइड में करे तो भी चलता, नहीं भी किया तो चलता। आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो इसको, x की जगह डालो 3 अमजद -0 के। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तुम कुछ पियो, पी लो, तुम चाय पी लो, ऑनलाइन मार दूंगा मैं। तो अब 0 का तो पावर 4 0 ही होता, और 0/4 क्या होता, 0 ही होता। अब बताओ 3 का पावर 4 क्या आएगा, 81/4। आया समझ में? चलो एक और फिर, x रेज़ टू पावर -2 1 to 2। करो सॉल्व, बताओ क्या है आंसर। कितना ना बेटा, ओनली 3 न्यूमरेटर में। कम ऑन फास्ट। कल टेस्ट बोलेगा सर ने, आपका 1 आ रहा। चलो -2 + 1 क्या होगा, है ना, -1/-1। ओ सॉरी, ये ऐसा आया, पहला आया ना, रेज़ टू पावर -2 + 1/-2 + 1। -2 + 1 क्या होता, -1, तो -1/-1, ये माइनस साइन को कर ले साइड में, ये हो जाएगा 1/x 1 to 2, 1/2 -1/1, 1/2 -1, ये हो जाएगा जस्ट 1/2, ना 3 ना 1, 1/2। देख लो अच्छे से, x रेज़ टू पावर -2, इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, x रेज़ टू पावर -2 + 1/-2 + 1। -2 + 1 क्या होता, -1, तो इसीलिए x रेज़ टू पावर -1/-1। ये समझ में आ गया। फिर उसके बाद लिमिट्स 1 to 2, ये माइनस साइन को करा बाहर, एनीथिंग अपॉन 1 आप नहीं भी लिखे तो चलता। x रेज़ टू पावर -1 को नीचे लाया, 1/x किया। जल्दी उठा मतलब काट। वो रेडार के ऐसा सिग्नल आता ना कि भाई कोई एंटर हो चुका है भाई आपके इलाके में, है ना, तो वैसा मैं पुरानी वाली फीलिंग आ गई एकदम। लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट 2। अब x की जगह डाला तूने 2, -x की जगह डाला तूने 1, 1/2, और ये 1/1 तो क्या होता, -1। 1/2 -1 क्या होता, -1/2 होता। -1/2 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस वो हो जाएगा +1/2। दिस इज द आंसर। लिखो, बोल बेटा, मैं बोलता बता, कहाँ समझ में नहीं आ रहा। डिनोमिनेटर में कैसे आया,
देखो आपका एक बेसिक सा रूल है, ए रेस टू पावर एम, उसको नीचे लेके जाओगे तो ए रेस टू पावर माइनस एम। वैसे ही अगर ए रेस टू पावर माइनस एम उसको नीचे लेके जाओगे तो ए रेस टू पावर प्लस एम होता है। इंडाइसिस का बेसिक रूल है ये। तो अब यहाँ पर एक्स का पावर क्या है -1, उसको नीचे लेके जाओगे तो एक्स का पावर +1 हो जाएगा। तो ये हो गया एक्स का पावर +1 एक्स। समझा ना? कोई भी कैसा भी पूछ सकता है बेटा, पूछ लिया करो, डरो मत करो। ये शुरुआत का हो चुका है सभी का। चलिए लिखो फटाफट, बातें नहीं। देख 1/2 -1 क्या होता? -1/2। छोटे में से बड़ा माइनस किया ना तो नहीं तो आंसर माइनस में आएगा। 1/2 -1 -1/2, और ये -1/2 इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो +1/2 हो जाएगा। √x dx का इंटीग्रेशन अंडर द लिमिट ऑफ a to b। 1/2 नहीं, तो डेरिवेटिव कर रहा उसका है ना। 2/3 x का पावर 3/2, फिर लिमिट्स आ जाएंगे a to b है ना। फिर उसके बाद 2/3 x की जगह डालेगा b रेज़ टू पावर 3/2 माइनस a का पावर 3/2। आया समझ में? फिफ्थ 1/x dx a to b। थोड़े दिन में सर आपका लॉग लेंगे, सब लोग को अटेंड करना है लॉग का लेक्चर, चाहे आपका मैथ्स हो या ना हो, है ना। मैंने सर को बोला, मैथ्स वाले सर को, लॉग लो। मैं भी लूँगा मगर सर भी लेंगे। तो लॉग लेंगे, आपको लॉग के बारे में डिटेल में बताएंगे सर, आपका अच्छे से हो जाएगा कवर उसके अंदर। हाँ क्या आएगा? नेचुरल लॉग ऑफ एक्स देखेंगे पहले तो, है ना, a to b। अब ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ b माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a। इसके आगे का भी एक स्टेप है, मालूम तुमको? इधर ध्यान दो सब लोग। लॉग ऑफ a इंटू बी, आप इसे ऐसा लिख सकते हैं लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b, अगर लॉग ऑफ a इंटू बी रहा तो, और लॉग ऑफ a अपॉन b लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b लिख सकते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पर आप ये देखो, ये अगर इसको आप ऐसा लिख सकते तो इसको आप ऐसा नहीं लिख सकते। लॉग a माइनस लॉग b को क्या लिख सकते हैं? लॉग ऑफ a बाई बी। इसी कारण से मैं इसको ऐसा लिखूंगा नेचुरल लॉग ऑफ b अपॉन नेचुरल लॉग ऑफ a। आया समझ में? अरे समझ में आया कि नहीं आया? है ना। चलो फिर इसका एक एग्जांपल देता, देखते आप सॉल्व कर पाते क्या। बोल बोल बोल, मेरे को बोल। ये ln, ये ln नेचुरल लॉग, आप चाहे तो उसको ऐसा भी लिख सकते हैं, मगर ऐसे लिखने में कंफ्यूजन रहता है कि ये log टू द बेस 10 है या log टू द बेस e है ना। ये आपको बताया था ना लॉग के बेसिस के बारे में मैंने, तो ये कंफ्यूजन रहता है बरकरार। ऐसा लिखने में पूरा क्लियर कट है, ये नेचुरल लॉग है, log टू द बेस e। ये लिखना नहीं समझ में आ रहा, आप ऐसा लो लिखो log टू द, जो भी है log x, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तीसरे नंबर का हो गया।
चल देखते हैं कि मुझे इसका पूरा प्योर आंसर आखिरी तक कौन निकाल के देगा मुझे। आखिरी तक तो नहीं मगर कम से कम सेकंड लास्ट स्टेप तक के तो आ जाना चाहिए। सेकंड लास्ट सेकंड लॉग ऑफ 100 सही है। ln 100 वो नेचुरल लॉग ऑफ 100। देखो सबसे पहले देखो 1/x का हुआ होगा नेचुरल लॉग ऑफ x। लिमिट्स आ जाए होंगे 10 to 1000 है ना। फिर उसके बाद आपने लिखा होगा नेचुरल लॉग ऑफ 1000 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 10 है ना बेटा। अब a माइनस बी का क्या लिख सकते हैं अपन, नेचुरल लॉग ऑफ 1000/10 तो क्या हो गया नेचुरल लॉग ऑफ 100 है ना। अब अगर आगे इसका आंसर आप कोई सोच रहे होंगे इसका आंसर 2 आएगा, नहीं आएगा। इसका क्यों नहीं आएगा? 2 कब आता? वो कुछ बताया था ना बेस के बारे में, कितना पावर होना चाहिए कि आंसर ये आ सके। वो लॉग टू द बेस 10 के लिए। ये क्या चल रहा? नेचुरल लॉग। वो काहे के लिए है? लॉग टू द बेस 10 के लिए। मैं आपको याद दिला दूं, आपको एक याद होगा शायद से, लॉग टू द बेस 10 की वैल्यू क्या आती? 1। लॉग टू द बेस 10 है ना, टू द 100 इसकी वैल्यू क्या आती? 2। कहने का मतलब 10 का पावर कितना होना चाहिए ताकि आंसर 10 आ सके? 1। 10 का पावर कितना होना चाहिए ताकि आंसर 100 आए? 2। लॉग टू द बेस 10 1000 इसका आंसर क्या आएगा? 3। समझ में आ रहा ना? अरे समझ में आ रहा ना? 10 का पावर कितना होना चाहिए ताकि आंसर 1000 आ सके? तो बोले पावर कितना आना चाहिए उसका? 3। बात समझ रहे हैं ना आप लोग? तो अब ऐसा है कि देखो यही बात यहाँ हो रही, मगर ये तो सारा नेचुरल लॉग है, यानी लॉग टू द बेस e। इसको लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कर सकते हैं कैसे? गौर से देख ले। अगर कोई चीज़ नेचुरल लॉग में है उसे लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट करना है। 2.303 इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया वो कन्वर्ट लॉग टू द बेस 10 में। समझाइए? किससे मल्टीप्लाई करना है? सिर्फ 2.303। ये नंबर याद रखो। क्या नंबर है वो? 2.303। वंस अगेन क्या नंबर है वो? 2.303। फिर से बोलो नंबर क्या है? 2.303। एक और बार। इस नंबर से किसको मल्टीप्लाई करेंगे? नेचुरल लॉग को। किसको मल्टीप्लाई करेंगे? नेचुरल लॉग को। किसको मल्टीप्लाई करेंगे? नेचुरल लॉग को। कन्वर्ट काय में हो जाएगा? लॉग टू द बेस 10। काय में कन्वर्ट हो जाएगा? लॉग टू द बेस 10। अब देखो, अब इसका आंसर तो तुम जानते हो, इसका आंसर क्या आएगा? 2 है ना। तो 2.303 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 3 जा 6, 0 6 4.606। ये हो गया फाइनल आंसर इसका। समझा? लिख लो। काम करो, अभी A to B करता हूँ बस, फिर बाद में एग्जाम्पल्स में लिमिट डाल दूंगा प्रॉपर। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। लिमिट्स आ जाएंगे A to B है ना। इसको फिर आप ऐसे लिख सकते हैं माइनस कॉस ऑफ B
माइनस कॉस ऑफ ए, और अगर मैंने माइनस साइन अंदर दे दिया तो उसका उल्टा हो जाता है सीक्वेंस, वो हो जाएगा कॉस ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ बी। अगर माइनस साइन अंदर दे दिए तो सीक्वेंस पलट जाता है ना, क्योंकि ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। एग्जाम्पल्स, जीरो टू पाई साइन थीटा डी थीटा। थीटा में होता है हमेशा उसका। चल करो सॉल्व, चल अरीब जल्दी कर सॉल्व, बता मुझे आंसर क्या आएगा, कम ऑन। हाँ दे दो मुझको, तुम ले लो ना, तुम एक्स्ट्रा ले लो भाई, राइट। अभी इसका आंसर से मुझे अरीब देगा, मैं जैसे पर्सनली जिस चीज़ को बोलूँगा वही आंसर करेगा बस। अरीब टाइम ले लगे तो, मगर बता इसका आंसर क्या आएगा, कोशिश कर, डरने का नहीं, गलत तो चलेगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, कहाँ गलत हो रहा बता दूंगा मैं। कर इसको, क्या आएगा देख, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा पहले वो देख, माइनस कॉस थीटा है ना, फिर उसके बाद थीटा की क्या करेगा तो वैल्यू डालेगा, कॉस ऑफ पाई माइनस कॉस ऑफ ज़ीरो, माइनस साइन अंदर भेजेगा तो सीक्वेंस पलट जाएगा, फिर क्या बन जाएगा वो, कॉस ऑफ ज़ीरो माइनस कॉस ऑफ पाई। कॉस ऑफ ज़ीरो की वैल्यू क्या होती, 1, और ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ याद होना ज़रूरी है। कॉस ज़ीरो की वैल्यू क्या होती, 1, और कॉस पाई की वैल्यू क्या होती, -1। 2 आएगा आंसर। देखो अरे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू याद कर, देख माइनस कॉस थीटा 0 to पाई है ना, फिर क्या हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ पाई माइनस कॉस ऑफ ज़ीरो, माइनस साइन को अंदर भेजो सीक्वेंस पलटेगा, कॉस ऑफ ज़ीरो माइनस कॉस ऑफ पाई, कॉस ज़ीरो क्या होता है 1 माइनस माइनस 1, 1 + 1 क्या हो गया। चल अगला एग्जाम्पल, जिसको पूछूंगा वही बताएगा। सब लोग करो, मगर जिसको पूछूंगा मैं वही बताएगा आंसर। बातें नहीं, तू ले लेना, ये दूध ले पी ले, आधे डाल दे बस। हो गया सॉल्व, क्या बेटा, कर कर कर, टेंशन नहीं लेने का। ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू याद है तेरे को, ये मसले हो गए भैया। सर ने तुमको ट्रिग्नोमेट्रिक तो कराया ना, मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री हुआ क्या, मैथ्स में नहीं हुआ क्या, लॉग के बाद ट्रिग्नोमेट्री लेने लगाता मैं सर को। चलो ठीक है, हाँ आप बोल दो, -1। चलो देखते हैं, साइन थीटा का होता है भैया देखो माइनस कॉस थीटा, लिमिट्स डालूंगा मैं पाई से लेकर π/2, ये हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ π/2 माइनस कॉस ऑफ पाई, ठीक है।
सीक्वेंस, ये माइनस साइन अंदर डालो, सीक्वेंस पलटेगा कॉस ऑफ पाई माइनस कॉस ऑफ पाई बाय 2। यहाँ तक क्या आए थे? कॉस ऑफ पाई कितना होता है? -1, और कॉस ऑफ पाई बाय 2 कितना होता है? 0, मतलब कितना हो गया? -1, है ना। नेक्स्ट, बातें नहीं बेटा, ध्यान दो इधर। इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx a to b, जरा बताओगे मुझे cos x का इंटीग्रेशन क्या होता? sin x, और उसकी लिमिट्स आ जाएंगे a to b, जो कि क्या हो जाएगा? sin ऑफ b माइनस साइन ऑफ a, साइन ऑफ b माइनस साइन ऑफ a, इजंट इट? चलिए बेटा एग्जाम्पल्स लेते हैं भैया, फिर देखो अपन। फर्स्ट एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन cos ऑफ थीटा इंटू डी थीटा। रेडी? मुझे बताओ 0 to पाई बाय 2 का आंसर क्या आएगा? 0 to पाई बाय 2, करेक्ट, वेरी गुड। अरे cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin थीटा। लिमिट्स क्या हो गए? 0 to पाई बाय 2, तो sin पाई बाय 2 माइनस साइन 0, साइन पाई बाय 2 1 माइनस साइन 0 0 1, ठीक है। अगेन चलो अब अगला, cos ऑफ थीटा डी थीटा। ध्यान दे सब लोग, माइनस पाई बाय 2 से लेकर प्लस पाई बाय 2, बताओ क्या रहेगा इसका? माइनस पाई बाय 2 से लेकर प्लस पाई बाय 2, जल्दबाजी नहीं। कम ऑन फास्ट, देखते हैं सबसे जल्दी किसका आंसर आएगा। परफेक्ट, वेरी गुड, एक्सीलेंट जॉब अब्दुल्ला। 2 is the answer. देख रहे हो भाई, ये हुआ cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा। लिमिट्स आ गए माइनस पाई बाय 2 से लेकर प्लस पाई बाय 2, ये हो जाएगा साइन ऑफ प्लस पाई बाय 2 माइनस साइन ऑफ माइनस पाई बाय 2। फिर एक चीज़ आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, है ना। तो साइन ऑफ माइनस पाई बाय 2, तो माइनस साइन बाहर निकलेगा, पहले से कौन बैठा था? माइनस, ये माइनस निकला, मल्टीप्लाई होकर क्या बन गया? प्लस। तो क्या बन गया? साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस साइन ऑफ पाई बाय 2, तो ये हो जाएगा 1 + 1। वेरी गुड, आया समझ में? लिख लो। बातें नहीं बेटा, क्या हो गया? सेवेंथ वाला हो गया फॉर्मूला, लिखो फटाफट, स्पीड बढ़ाओ सब लोग। अब्दुल्ला बातें नहीं करना है। सब लोग अपनी स्पीड बढ़ाए जरा लिखने की, सब चीज़ों की।
a very important aspect, graphical equivalence of integration, graphical equivalence of integration, इंटीग्रेशन का ग्राफिकल इक्विवेलेंस। जैसे कि आपको याद होगा डेरिवेटिव में भी मैंने ग्राफिकल इक्विवेलेंस बताया था। मैंने कहा था डेरिवेटिव इज इक्विवेलेंट टू स्लोप ऑफ द ग्राफ, यानी जो आंसर किसी इक्वेशन का डेरिवेटिव लेने से निकलता है वही आंसर आप उस इक्वेशन से पहले ग्राफ बनाओ और उस ग्राफ का क्या ले लो, स्लोप, तो उससे भी आपको वो आंसर मिल जाएगा। ये था आपका ग्राफिकल इक्विवेलेंस ऑफ डेरिवेटिव। अब ग्राफिकल इक्विवेलेंस ऑफ इंटीग्रेशन क्या है? मान लो आप देखो, जैसे फिर फॉर एग्जांपल z इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स है, तो हम लोग कहते हैं कि डी वाई इज इक्वल टू जेड इंटू डी एक्स। फिर इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन करने के बाद मैं बोलता हूँ डेल्टा वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ z इंटू डी एक्स। देखो जहाँ पर z जो है वो है फंक्शन ऑफ x। अब गौर से सुनो एक मेरी बात, ये पार्ट आपने पहले भी देखे कि देखो अगर आपको डेल्टा y चाहिए तो z की कोई ना कोई इक्वेशन होगी जो कि x में होगी। अगर यहाँ dx है तो x में होगी, अगर यहाँ dt रहा तो t में होगी, है ना, अगर dl रहा तो l में होगी। तो अभी फिलहाल x है तो मैं x में होगी, और उस x की इक्वेशन को मैं डालूंगा z की जगह पे, फिर अपन ने इतने सारे जो फॉर्मूले अपन ने देखे वो अप्लाई करके आंसर निकालूंगा, है ना। मान लो थोड़ी देर के लिए मुझे इंटीग्रेशन आता ही नहीं, मुझे एक भी फॉर्मूला नहीं आता, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता इंटीग्रेशन के बारे में, तो अब दूसरा उपाय क्या है? दूसरा उपाय हालांकि मुश्किल है ना, डिफ़िकल्ट वाला है, मगर फिर भी हम देखेंगे कौन सा उपाय है। तो देखो एक उपाय ये है, माना कि आपको इसका इंटीग्रेशन लेके नहीं आता, एक मिनट लिमिट्स असाइन करना रह गया, मगर मान लो आप इस इक्वेशन के मदद से z वर्सेस x का ग्राफ बना सकते हो, z वर्सेस x का ग्राफ बना सकते हो, है ना। जैसे कि मान लो z इज इक्वल टू x है, तो बोले इसका ग्राफ कैसा रहेगा? बोले स्ट्रेट लाइन, है ना। बोले z इज इक्वल टू मान लो x प्लस 1 रहा तो उसका ग्राफ कैसा रहेगा? तो बोले स्ट्रेट लाइन रहेगा मगर 1 से पास होगा, है कि नहीं। तो अगर तुमको इक्वेशंस की ये नॉलेज है, अपन ने बताया भी था तुमको इक्वेशन, ग्राफ में पढ़ाया भी था मैंने, तो भैया अगर तुमको इक्वेशंस की ये नॉलेज है तो आप क्या कर सकते हो, उस इक्वेशन से क्या बना सकते हो, ग्राफ। मिसाल के तौर पे कुछ भी आड़ा टेढ़ा ग्राफ बना लिया मैंने, इमेजिन कर लो ये ग्राफ ऐसा बना, थोड़ी देर के लिए ऐसी इमेजिन कर लो, आड़ा टेढ़ा कुछ भी मैंने बना लिया, कुछ इस तरह से मान लो कि इस तरह का ग्राफ बना है उससे। अब मान लो ये x का लोअर लिमिट है a और ये x का अपर लिमिट है b, है ना। x की वैल्यूज दिया हुआ है ना, a से लेके b तक का पता लगाना है आपने को, डेल्टा y की वैल्यू। तो आप एक काम करो, ग्राफ बना लिए इक्वेशन की मदद से, हाँ बना लिए, उनकी लिमिट्स का पता लगा लिए, हाँ जी लगा लिए। अब ये जो कर्व नज़र आ रहा है उसके नीचे का एरिया कैलकुलेट करो, एरिया अंडर द कर्व, है ना। एरिया अंडर द कर्व आपको वही वैल्यू देगा जो आपको ये इंटीग्रेशन देगा। तो यहां पर याद रखना है हमको, एरिया अंडर द कर्व आपको वही वैल्यू देगा जो आपको इंटीग्रेशन ऑफ z इंटू डी एक्स ए टू बी देगा, यानी कि डेल्टा y की वैल्यू दे देगा आपको, है ना। अब आप सोच रहे हो सर इतना डिफिकल्ट कैसे करेंगे, हम कैसे पता लगाएंगे कि इक्वेशन से ग्राफ कैसी बनती, है ना। ये आपके दिमाग में आया होगा, मगर अच्छी बात ये है कि वो आपको करना नहीं पड़ेगा, आपको डायरेक्ट ग्राफ दे देगा, आपको डायरेक्ट ग्राफ दे देगा और वो बोलेगा भाई पता लगाओ कि ये फलाना फलाना चीज़ क्या होती है। जैसे फॉर एग्जांपल वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या है? अरे वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या है? वेलोसिटी इससे पहले सुने हुए ना वर्ड, बोलो बोलो, सही बोल रहे। डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या मैं उसको ऐसा बोल सकता, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी का डेफिनेशन देखो, आपने इन जनरल वेलोसिटी के बारे में ऐसा पढ़ा होगा कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है कि नहीं। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को आप ऐसा कहते हैं dx अपॉन dt,
है कि नहीं, dx अपॉन dt। मान लो तुमको x दिया, x की इक्वेशन दिया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। गौर से देखो यहाँ पे तुमको x की इक्वेशन दिया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, यानी x की इक्वेशन दिया जिसमें क्या आता है, t आता है, और तुमसे पूछ लिया कि वेलोसिटी क्या होगा, भैया जरा बताना। तो तुम क्या करेंगे, उसका डेरिवेटिव लेंगे। तुम क्या करेंगे, उसका डेरिवेटिव लेंगे। साफ तो समझ यहाँ सर डेरिवेटिव लूंगा मैं। मान लो कि x इज इक्वल टू मान लो 3t² + 2 लिया है। बोले उसका वेलोसिटी क्या होगा फिर, तो बोले अरे बोले वो तो बहुत आसान है, dx अपॉन dt यानी कि 6t + 0 यानी सिर्फ 60 हो जाएगा। अच्छा मुझे मान लो मुझे वेलोसिटी पता लगाना है t = 2 सेकेंड्स, तो मैं t की वैल्यू 2 डाल दूंगा, तो 6 × 2 यानी कि 12 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो आपने देखो कैसे आपने वेलोसिटी पता लगाया एट 2t = 2 सेकेंड। तो हम लोग कहेंगे अगर मुझे x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है और वेलोसिटी पता लगाना है तो मैं उसका डेरिवेटिव लूंगा। मगर उसका अगर उल्टा रहा तो मेरे को वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया रहा, मुझे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये वेलोसिटी किस हिसाब से बदल रही है वो आपको दिया हुआ है, और आपसे पूछा हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट कितना है वो पता लगाओ। डिस्प्लेसमेंट कितना है पता लगाओ एक सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर। तो बोले आप कैसे पता लगाएंगे, तो मैं बोलूँगा देखो उसका तरीका ये है, dx = इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इंटू dt। मैं बोलूँगा dx क्या है, बोले छोटा सा चेंज इन पोजीशन यानी छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या आएगा, सॉरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला कहीं ना कहीं टाइम में दिया हुआ रहेगा, और dt आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो डेल्टा x = इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इंटू dt, और कहीं ना कहीं टाइम की लिमिट दी रही होगी t1 × t2। तो एक बात ये कहना मैं चाह रहा हूं आपको कि अगर मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की इक्वेशन दी गई, उसका मैं इंटीग्रेशन लूंगा विद इन द टाइम इंटरवल, तो आपको क्या मिल जाएगा, डेल्टा x यानी कि डिस्प्लेसमेंट। ये बात समझ में आ रही है कि आपको, अगर मेरे पास वेलोसिटी की इक्वेशन है, मेरे पास वेलोसिटी की इक्वेशन है टाइम में, और मुझसे क्या पूछा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट, मुझसे क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट, तो उसका इंटीग्रेशन लेकर मैं पता लगा सकता हूं। मगर मान लो मेरी बात ऐसी है कि मुझे इंटीग्रेशन का नॉलेज नहीं है, मुझे उसने ग्राफ के जरिए बताया है। उसने बोला देख भाई वेलोसिटी जो है ना टाइम के साथ इस तरह से चेंज हो रही है, ये टाइम 0 का लिमिट है और ये 4 सेकंड का लिमिट है, और मैक्सिमम वेलोसिटी जहां तक पहुंची थी मान लो ये 10 मीटर पर सेकंड है ना। आप समझ रहे ना, वेलोसिटी बढ़ते जा रही, 4 सेकंड तक का डेटा दिया हुआ है कि 4 सेकंड तक वेलोसिटी बढ़ते गई, और जब 4 सेकंड हो गए तो वेलोसिटी कितनी थी, 10 मीटर पर सेकंड है। अब गौर से देखो ग्राफ किसके बीच का है, वेलोसिटी और टाइम के बीच का है, और अब आपसे पूछ रहा है कि भाई जरा पता लगाना तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अब तुमको ग्राफ समझ में आ रहा, बोले यार ग्राफ से तो 2 चीज़ निकल सकती, मतलब 2 तरीके से निकाल सकते, एक तो स्लोप लेकर कोई वैल्यू निकलती, एक तो स्लोप ले सकते ग्राफ में, या एरिया अंडर द कर्व ले सकते हैं। किसी भी ग्राफ में आप 2 चीज़ों से कैलकुलेशन कर सकते हैं, किसी भी ग्राफ में आप 2 चीज़ों से कैलकुलेशन कर सकते हैं, किसी भी ग्राफ में आप 2 चीज़ों से कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक क्या चीज़ है, स्लोप लेकर, एक क्या चीज़ है, स्लोप लेकर, एक क्या चीज़ है, स्लोप लेकर, दूसरी क्या चीज़ है, एरिया अंडर द कर्व लेकर, है ना। फिर से बोल रहा हूँ, किसी भी ग्राफ में आप 2 चीज़ों से कैलकुलेशन कर सकते हैं, एक क्या चीज़ है, स्लोप लेकर, दूसरी क्या चीज़ है, एरिया अंडर द कर्व लेकर। मुझे यहाँ क्या लेना चाहिए, बोले यार डिस्प्लेसमेंट पूछा है, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, मैं थोड़ा सा बोलूँगा देख वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम, अरे ये इंटीग्रेशन से आता, ये कैसे आता, इंटीग्रेशन से आता। डिस्प्लेसमेंट काहे से मिलता, डेरिवेटिव लेके मिलता क्या, अगर मैं वेलोसिटी का टाइम के साथ डेरिवेटिव लूंगा तो क्या डिस्प्लेसमेंट हो जाता क्या वो, अरे भैया क्या ऐसा आपको डिस्प्लेसमेंट मिलता है क्या, नहीं मिलता है। डिस्प्लेसमेंट मिलता है क्या, नहीं, ये बिल्कुल भी गलत है ना। हाँ, वेलोसिटी और टाइम का इंटीग्रेशन लेने से डिस्प्लेसमेंट मिलता है, वेलोसिटी और टाइम का इंटीग्रेशन लेने से डिस्प्लेसमेंट मिलता है, बात समझ रहे ना आप। फिर अगर मुझसे बोलेगा अच्छा ठीक है, वेलोसिटी और टाइम का इंटीग्रेशन लेने से तुमको डिस्प्लेसमेंट मिलता है, इंटीग्रेशन किसके बराबर होता है, एरिया अंडर द कर्व के। तो बोले इस कर्व के नीचे का एरिया निकालो। अच्छा, मतलब ये देखो कर्व यहाँ से यहाँ गया हुआ है, मैं अगर इसको शेड कर डालूंगा रीजन को, जरा बताओ तो ये रीजन कौन से शेप में नजर आ रहा,
ट्राइंगल, इसका एरिया निकाल के आएगा तुमको। एरिया क्या होता है ट्राइंगल का? हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। जरा बता लगा दो, बेस कितने का है? 4 का। हाइट कितने का है? 10 का। कुल मिला के फिर कितना हो गया? 20। मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो हुआ 20 मीटर्स। वो क्या हुआ? 20 मीटर्स। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 20 मीटर्स। आया क्या समझ में? सिंपली तुमको करना क्या है? एरिया अंडर द कर्व लेना है। ये टाइप के कंसेप्ट आपको मोशन इन अ वन स्ट्रेट लाइन वहाँ पर भर भर के इस्तेमाल है। इसका यूज़ आपको फिर बाद में आगे जाके लॉज ऑफ मोशन में बहुत यूज़ है इसका। तो ये कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि जो चीज़ इंटीग्रेशन से निकाली जा सकती है, जो चीज़ इंटीग्रेशन से निकाली जा सकती है, वो चीज़ एरिया अंडर द कर्व से भी निकाली जा सकती है। मैंने कहा मेरे पास वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है। मेरे पास कौन सा ग्राफ है? वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है। सवाल में क्या पूछा गया है? डिस्प्लेसमेंट। सवाल में क्या पूछा गया है? डिस्प्लेसमेंट। मतलब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? बोले यार वेलोसिटी और dt को मल्टीप्लाई करो, उसका इंटीग्रेशन लो तो आपको क्या मिल जाता है? डिस्प्लेसमेंट। ग्राफ तो मगर यार यहाँ तो ग्राफ दिया हुआ है। बोले कैसे करूँगा? अरे जो चीज़ इंटीग्रेशन से निकलती वो चीज़ काय से निकलती? एरिया अंडर द कर्व। बात समझ में आ रही है क्या आपको बेटा? जो चीज़ इंटीग्रेशन से निकलती है वो चीज़ काहे से निकल सकती है? एरिया अंडर द कर्व। मुझे मालूम है डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा? वेलोसिटी और टाइम का क्या लेकर? इंटीग्रेशन लेकर। तो यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा? एरिया अंडर द कर्व। और आपको आपका आंसर मिल गया। फिर अगर मैं आपसे कहूँ, एक और एग्जाम्पल बताता हूँ कि देखो अगर इसी चीज़ में आपसे पूछ लिया, ठीक है, तुमसे पहले डेल्टा एक्स पूछा था, मान लो तुमसे पूछ लिया एक्सेलरेशन क्या होगा? क्या पूछ लिया? एक्सेलरेशन क्या होगा? किसी को एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद है क्या? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। या फिर मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन को बोल सकते हैं ना, चेंज इन वेलोसिटी अपन चेंज इन टाइम। अब बोले भैया ये तो एक्सेलरेशन कैसे मिल रहा? वेलोसिटी और टाइम का क्या लेने से? डेरिवेटिव लेने से। एक्सेलरेशन क्या से मिल रहा? वेलोसिटी और टाइम का क्या लेने से? डेरिवेटिव लेने से। और मुझे बताओ डेरिवेटिव इज इक्विवेलेंट टू स्लोप ऑफ द ग्राफ। बोले भैया इस ग्राफ का तुम क्या ले लो? स्लोप ले लो, तो तुमको क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन। अब कैसे स्लोप लेंगे? दो तरीके, एक है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, एक ये तरीका है, जैसे कोई भी दो पॉइंट चुनो, जैसे ये पॉइंट चुनता हूँ मैं, है ना, इसका y2 क्या है? 10 है, y1 क्या है? 0 है, x2 क्या है? 4 है, x1 क्या है? 0 है। तो एक्सेलरेशन फिर कितना हो जाएगा? y2 माइनस y1 10 माइनस 0, x2 माइनस x1 4 माइनस 0, 10/4 यानी कि 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आया समझ में? तो सिर्फ ग्राफ की मदद से आपने क्या क्या निकाल लिया? डिस्प्लेसमेंट भी निकाल लिया, एक्सेलरेशन भी निकाल लिया, है ना। अब मुझे कैसे पता चला कि इसका सिर्फ स्लोप लेना था, इसका सिर्फ एरिया अंडर द कर्व लेना था? मुझे क्योंकि ये मालूम है एरिया डेरिवेटिव लेने से निकलता है। सर ये नॉलेज हमें कब मिलेगी? चैप्टर में। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन जब चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ पर ये आपको पढ़ाया जाएगा कि इसका डेरिवेटिव लेने से ये मिलता है। समझा ना? तो अभी के लिए सिर्फ एडवांस नॉलेज बता दे रहा हूँ कि इसका यूज़ कैसा होता है, वो बताने के लिए मैंने आपको किया कि वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम का क्या लो? डेरिवेटिव लो। वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम का क्या लो? डेरिवेटिव लो, और उससे आपका आंसर मिल जाता। तो बोले भैया यहाँ पर इक्वेशन तो नहीं है, उसकी जगह मेरे को क्या दिया गया है? ग्राफ। तो बोले डेरिवेटिव किसके बराबर है? स्लोप। तो स्लोप ले लो, तो उससे भी आपको क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन मिल जाएगा। और अगर कोई चीज़ जैसे कि डेल्टा एक्स कैसे मिलता है आपको? वेलोसिटी और टाइम का इंटीग्रेशन लेने से, है ना। वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम का इंटीग्रेशन लेने से क्या मिलता? डिस्प्लेसमेंट मिलता। तो बोले भैया उसके लिए क्या लेना पड़ेगा? एरिया अंडर द कर्व। तो ये याद रखना है आपको, ये नोट कर लो पूरा। देखो पुराने आगे की चीज़ों को मालूम करने के लिए पुराना नॉलेज होना ज़रूरी रहता है, इसीलिए बोलते हैं। जिसको प्रीवियस नॉलेज है चैप्टर का वो इजीली कर ले रहा, बाकी अटक जा रहे हैं।
अगर यहाँ पर z इंटू डी एक्स है और यहाँ पर z और x का ग्राफ है तो एरिया अंडर द कर्व लेना पड़ेगा, आपको डिज़ायर्ड वैल्यू मिल जाएगी। वो बेटा लेफ्ट का हो गया। Evaluation of average value using integration, इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करके एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट करना। जैसे डेरिवेटिव की एक खासियत थी कि वो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकता था, याद है ना, डेरिवेटिव में पढ़ने पड़े, कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू, कैलकुलेट द मिनिमम वैल्यू। इंटीग्रेशन की एक खासियत है कि ये किसी भी चेंजेस का एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर सकता है। कैसे? देखो, मान लो y इक्वल्स टू एफ डैश और एफ एक्स डी एक्स ए टू बी। मान लो y की वैल्यू निकलेगी इस तरह से इंटीग्रेशन लेने से, तो अब मैं y की एवरेज वैल्यू कैसे निकालूंगा? तो y की एवरेज वैल्यू निकालने का तरीका ये है, आप क्या करो, सबसे पहले इंटीग्रेशन ले लो, जो भी आपको इक्वेशन दिया गया है उसका, विद इन द लिमिट्स, और बस एक चीज़ और करना है इसमें, जैसा पहले करते थे वैसे ही करना है, पूरा इंटीग्रेशन करना है, मगर एक चीज़ एक्स्ट्रा में करना है, अपर लिमिट को लोअर लिमिट से माइनस करके डिवाइड करना है। अपर लिमिट को लोअर लिमिट से माइनस करके डिवाइड करना है। मैं थोड़ा जेई के बच्चों के लिए खास तौर पे जेई के बच्चों के लिए एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये फॉर्मूला कैसे आया। पहले ये आपका ऐसा स्टेप है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स ए टू बी। क्यों? इसलिए जेई के लिए बच्चों के लिए इसलिए बोल रहा क्योंकि जेई में इसका थोड़ा सा घुमा के एक वर्जन आता है, जब आएगा तब बताऊँगा, रोटेशनल मोशन चैप्टर में आता है वो, तो घुमा के एक वर्जन आता है। तो ये एक्चुअल में ऐसा था पहले, आपको मालूम है डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स, उसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट डालेंगे तो क्या होगा, b माइनस ए। तो बाद में वो आगे जाके वो होता है एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स ए टू बी अपॉन b माइनस ए। ये फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ मैं कि कैसे। मान लो इफ स्पीड ऑफ अ व्हीकल is given by v equals to 3t square minus 2t meter per second. Calculate its average value. Calculate its average value for 0 less than equal to 2 less than equals to 4 seconds. आपको एवरेज वैल्यू पता लगाना है। ये इस तरह से लिखने का मतलब ये होता है 0 से लेकर 4 तक, है ना, t की वैल्यू 0 के बराबर या उससे बड़ी और 4 के बराबर या उससे कम हो। ये ऐसा लिखने का मतलब होता है ये लोअर लिमिट है और ये क्या है, अपर लिमिट।
अब ये कैसे करेंगे, आपको काय की वेलोसिटी की एवरेज वैल्यू पूछा हुआ है, वेलोसिटी की इक्वेशन काय में दिया हुआ है, टाइम में। ऐसे इक्वेशन आपको मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन चैप्टर में आएंगे, है ना। अब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो तो मुझे वेलोसिटी का एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो एवरेज वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इज इंटीग्रेशन 3t स्क्वायर माइनस ट्वाइस टी डी टी, लिमिट्स क्या है इसके 0 to 4 अपॉन 4 माइनस 0, बोला था ना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब देखो 3t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, t क्यूब अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 3t क्यूब अपॉन 3, और इसका क्या हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट्स क्या हो जाएंगे 0 to 4, 4 माइनस 0 क्या होता 4, ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा, t क्यूब माइनस टी स्क्वायर 0 to 4, 4 का क्यूब क्या होगा 64, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 और 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 4, 64 में से 16 गया 48, पक्का क्या, पक्का चेक करो 48 ही आ रहा, 48 अपॉन 4, तो कितना आ जा रहा आंसर 12, तो 12 मीटर पर सेकंड ये इसकी क्या है एवरेज वैल्यू है। क्या किए देखो इधर, आपने इंटीग्रेशन किया चुपचाप, याद रखो लिमिट्स को आपने नीचे सब्ट्रैक्ट किया, है ना, फिर उसके बाद आपने क्या किए, इंटीग्रेशन करने के बाद आपने लिमिट्स डाला, 0 तो 0 जाएगा, इसे डाला नहीं मैंने, उसकी वैल्यू सिर्फ 4 की वैल्यू डाला, और फिर उसके आगे कैलकुलेशन किया तो आपका आ गया। सिंपल आपका इस तरह से एवरेज वैल्यू निकाला जाता है। अब एक और मैं फॉर्मूला दे रहा हूँ, आप मुझे कैलकुलेट करके बताओ इसका एवरेज वैल्यू। If force acting on an object varies with position as calculate its average value for 3, करो कैलकुलेट। आया क्या आंसर किसी का, क्या गया 15, 50, 16, देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 4x + 2 इंटू डी एक्स
लिमिट्स 1 to 3, 3 - 1 है ना। 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 4x² 2 का क्या होगा 2x, लिमिट्स आ जाएंगे 1 to 2 अपॉन 2, 2 1 2 2 ज़ा, ठीक है, 2 × अब x की जगह डालेंगे अपर लिमिट 2 माइनस x की जगह लोअर लिमिट, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2, x की जगह अपर लिमिट 2 माइनस 1 अपॉन 2, सब में से ये 2 कॉमन निकलता और नीचे वाले 2 से कैंसिल होता, फिर ये हो जाएगा 4 - 1 प्लस 2 - 1 जो कि 2, 4 - 1 कितना होता है बेटा 3, 3 + 2 कितना होता 5, क्या बोल रहे, अरे हाँ 3 है, सॉरी मैंने चेंज कर डाला इसको 3, तो 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, तो 9 - 1 और 3 - 1 2, ये बराबर था 2 है ना 2, ये 2 कॉमन निकल गया, 9 - 1 कितना हो जाएगा 8 और ये 10, चेक करो एक बार, 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा 4x² 2 और 2 का क्या होगा अकेले ट्वाइस x, ये 2 और ये कट के क्या बचा सिर्फ ट्वाइस x² 2x और ये नीचे का 2, x के जगह अपर लिमिट 3², x की जगह लोअर लिमिट -1², x की जगह अपर लिमिट 3, x की जगह लोअर लिमिट 1, अब ये 2 और ये 2 कॉमन निकलेगा और नीचे वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये बच जाएगा ब्रैकेट वाला, 3² - 1², 3² का वैल्यू 9, 1² का वैल्यू 1, 3 - 1, तो 9 - 1 8 और 3 - 1 क्या होगा 2, 10, ये हो गया एवरेज फोर्स, ठीक है। एक बार देख लो अच्छे से, घर पे जाके फिर से देखना, नहीं समझ में आया तो मेरे से पूछ लेना बाद में, क्लास के बाद भी पूछ सकते हैं, आखिरी लेक्चर के बाद भी, ठीक है।